प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ पेपर से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं। जितने क्वेश्चन मैंने संस्कृत के बताए हैं, इससे हट के कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। इनको अच्छे से तैयार करना है आपको बस। सीरीज से, कुछ बुक से, कुछ मैराथन प्रीवियस से जितना मैंने पढ़ा है उन सभी का अलग अलग करके एक पूरा निचोड़ अच्छे से क्वेश्चनों को मैंने अलग अलग लिखा है, अपनी लैंग्वेज में तैयार किया, जो कि आपको अच्छे से सुन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो पढ़ाई तो अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया 3 नवंबर को एग्जाम है, कंप्यूटर संस्कृत हिंदी। ओके, तो मैं आप बात करूंगी संस्कृत थ्योरी पे, जो कि ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को दिन में बता दिया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, मैं इस वक्त नाइट के बज रहा है 1, और अब मैंने अपना ही संस्कृत जो मैंने बोला था प्रिपेयर कर लिया है। और इस वक्त मेरी जो स्वास्थ्य, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी दवाई ली है 8 बजे 9 बजे के टाइम पे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा की है। कहने मीन्स है कि मुझे आराम महसूस हो रहा है। मैं उससे पहले थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी, खैर उस पे बात नहीं करूँगी। तो मैं संस्कृत टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अभी अति लघु ऑब्जेक्टिव को मैंने बता दिया। अति लघु में जो इंपॉर्टेंस बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से सिर्फ ध्यान देना है। जितनी मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी नहीं प्रिपेयर किया है तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों के पास एक दिन है। और मैंने लिखा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बेसिक से चलूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद हाई लेवल मीन्स कहने का थोड़ा सा बेसिक बता के संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जिसको संस्कृत के सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानकारी होगी, उसके अंदर की जानकारी आप कैसे लिखोगे? थोड़ा सा माइंड लगाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए ये सब लाई हूँ, मेंस कहने का इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ये वीडियो उन्हीं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है, जो अभी तक जैसे कि संस्कृत में जिनको डर लग रहा है, वो सोच रहे संस्कृत में क्या आ जाए, क्या लिखूँ, और पता नहीं क्या जाए, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं। तो मैं इसलिए सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट पे बात करूँगी। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो संस्कृत होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, मैंने बहुत लिखा है, ये देखिए पूरा मैंने बहुत कई 4-5 पेजों में मैंने लिखा अपनी लैंग्वेज में पढ़ करके अच्छे से। मीन्स जैसे कि मैं पढ़ती हूँ उसके बाद लिखती हूँ अपनी लैंग्वेज में, कि ताकि मैं याद मुझे कैसे रहे पेपर में। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करती हूँ। सर जो बताते हैं ना फ्रेंड्स, वो अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी लैंग्वेज में अपने आप उस क्वेश्चन पे मंथन करोगे ना, तो वो क्वेश्चन कभी आप भूलोगे नहीं। ये सच्चाई है फ्रेंड्स। तो लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर रोज़ तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज बोल रही हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, जितने लोग न्यू देख रहे हैं। ओके, तो मैं आती हूँ टॉपिक पे। जो संस्कृत शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स, उसके बारे में बताइए। आपको पता है कि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। संस्कृत जो होता है वो संस्कारी या संस्कार की हुई जो पराजित, संस्कृत जो है वो संस्कारी और संस्कार की हुई जो पराजित अथवा सुधरी हुई भाषा, सुधरी हुई भाषा जो संस्कृत है, एक सुधरी हुई भाषा है। उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। मीन्स ये है कि संस्कृत जो है एक संस्कारी शब्द से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, संस्कृत से आप रिलेट करके खुद ही, आप नहीं समझ में आ रहा तो आप सोचो संस्कृत मतलब एक संस्कारी शब्द यहाँ से जुड़ रहा है। मीन्स इसका मतलब निकल के आ रहा है संस्कृत से। तो ऐसे अगर जैसे आप याद करोगे ना पेपर में, आपको कुछ नहीं आता होगा फिर भी आप बना के इससे लिख लोगी। तो बना के मतलब है आप सही उसके बारे में लिख लोगी। संस्कारी, ठीक है, संस्कृत संस्कारी, संस्कार से हुई इसकी पराजय, ठीक है, संस्कार से हुई इसकी पराजय, और इसकी जो सुधरी हुई भाषा है उसको हम संस्कृत कहते हैं। तो इसका है एक शाब्दिक ये अर्थ है, सुधरी हुई भाषा जो है संस्कारी या संस्कृत, संस्कारी और संस्कारी और संस्कारी और संस्कार, संस्कारी और संस्कार की जो सुधरी हुई पराजित होती है जो भाषा है, इसको हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। किसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश आप करिएगा, लिख लीजिएगा। तो हो गया मेरा इस संस्कृत का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। इसको एक बार मैंने संस्कृत का शाब्दिक अर्थ जो बताया फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट पिछला मतलब बैक करके थोड़ा अपनी लैंग्वेज समझ लेना कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा इसका अर्थ निकल के आ जाए, आप बना के लिख लोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे इसलिए मैंने संस्कृत का बोला शाब्दिक अर्थ, क्योंकि अधिकतर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर आपने आज तक एग्जाम दिए होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको उसका एक ऑप्शन मीन्स उसका एक प्रश्न रखा आपको मिलेगा हर। जैसे अभी शैक्षिक मूल्यांकन में आया था ना, शैक्षिक से संबंधित, तो ऐसे सभी समावेश शिक्षा से आया था। हर आप कोई भी अभी जो जितने पेपर वैसे उठा के देख लिए सभी आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में ही क्यों ना बता दूं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं आती हूँ सिंपल सा, वर्ड के प्रकार बताइए। वर्ड के प्रकार कितने हैं? स्वर एवं व्यंजन 2 प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले स्वर के प्रकार होते हैं 3, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। क्या होता है? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये है स्वर के प्रकार। तो सबसे पहले अगर वर्ड आ जाए कि वर्ड क्या है, तो वर्ड को कैसे लिखोगे? तो वर्ड के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ड मतलब जिस या तो शब्द के बारे में आ जाए,
तो वर्ड आ जाए, अगर वर्ड के प्रकार आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है। तो प्रकार 2 होंगे और 2 हो जाएंगे स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब स्वर के प्रकार अगर पूछ ले तो उसके 3 होते हैं, तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर, ठीक है। अब आ जाए व्यंजन के प्रकार कितने हैं, तो व्यंजन के भी प्रकार 3 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्त्री व्यंजन। और अगर आ जाए इसको फ्रेंड्स कि अगर ऐसे आ जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन होते कौन-कौन से हैं फ्रेंड्स, ऐसे भी तो आ सकता है ना एक लाइन में, तो आपको लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं उतना आप लोगों को बताऊँगी कि पेपर में जैसे ये प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना कैसे। लेकिन फ्रेंड्स उसके अंदर की ज़्यादा थ्योरी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश इसलिए नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग वीडियो एंड तक देखते भी नहीं हो। तो मैं आपको इतने बताऊँगी क्योंकि इस वीडियो में मैं इसलिए क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने मैं क्वेश्चन बताऊँ उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक? चाहे बुक से पढ़ लें, चाहे सीरीज़ से या मैराथन से, किसी क्लास कहीं से भी पढ़ें, ठीक? लेकिन जानना ज़रूरी है ना कि आप जैसे मैं बता रही हूँ इतना, तो आप अगर देख रहे हैं तो उसको आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये बात सही है इसके बारे में। तो इस पर से व्यंजन अगर पूछ ले कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं तो लिख लोगे। लेकिन पूछ ले उसके अंदर प्रकार जो हैं तो प्रकार तो आप लिख लोगे कि 3 होते हैं, ठीक है। जैसे स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें है संघर्षी व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन सबको पता है, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये संस्कृत सब्जेक्ट है, हिंदी में भी अंतःस्थ व्यंजन आता है, तो वहाँ पे लिखा है, ध्यान देना यहाँ पे, वहाँ पे लिखा जाता है या, रा, ला, वा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने भी ये 2 बार मैंने लिखा क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये है संस्कृत सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वा पहले आएगा, या के बाद वा पहले आएगा, लेकिन हिंदी में वा सबसे लास्ट में आता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये है संस्कृत, तो यहाँ पे आएगा या, वा, रा, ला, और हिंदी में आता है या, रा, ला, वा, ठीक है। तो ये है अंतःस्थ व्यंजन, अगर लिखने को आ जाए तो लिखना, वरना अंतःस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन ऐसे लिख के नंबर डाल के छोड़ देना है, ठीक। और अगर पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ठीक, संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो उनके बारे में लिखना है। संघर्ष सबको पता है, श, 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 ह, और कौन सा सा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इतना बताऊंगी। अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन है, मीन्स अगला, प्रत्याहार क्या है फ्रेंड्स। प्रत्याहार अगर पूछ ले प्रत्याहार, तो ये तो डिफिकल्ट लग रहा है ना सुनने से कि प्रत्याहार क्या है। जिसको नहीं पता वो प्रत्याहार के बारे में बना के भी कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने बोला है पहले वीडियो में कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें कुछ बना के नहीं लिख सकते हो भाई। अगर कंप्यूटर में, अब मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स, कंप्यूटर हो या हिंदी हो या संस्कृत है, अगर किसी का नाम पूछ ले तो बना के नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पे वही कहने में से ये प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बारे में तभी लिख पाओगी या लिख पाओगी जब तक आपको उसके बारे में पता हो। प्रत्याहार है क्या, शब्द तो पहले पहचानो ना। तो मैं आपको बताती हूँ, प्रत्याहार का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए। सिंपल सी बात, प्रत्याहार का मतलब होता है जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक बात कही जाए, कम से कम शब्दों में अपनी अधिक बात कही जाए या रखी जाए, वहाँ पे संस्कृत का व्याकरण में प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत इसलिए लगाया क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। और जो प्रत्याहार होते हैं वो कुल टोटल होते हैं 42। हो सकता है ऑब्जेक्ट में पूछ ले प्रत्याहार क्या है, आप 42, 43, 44, 35 कुछ भी रख देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टोटल है 42। ओके, समझ में आ गया ना। फिर से मैं थ्योरी रिपीट करती हूँ, जहाँ पे अपनी बात को कम से कम फिर से बोल रही हूँ, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए या अधिक बात कही जाए, कम से कम अपनी समझाने की बात कोशिश की जाए, कम शब्दों में अपनी अधिक बात बोल दी जाए। समझ में आया ना, कि कम शब्द भी बोलना पड़े और अपनी बातें भी पूरी रख दूं, तो वहां पे होता है प्रत्याहार। संस्कृत में प्रत्याहार कहते हैं, कुल 42 है। ओके, संधि किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और संधि तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक साथ साथ आप लोग ये भी बता दूं, यहाँ पे आधे से ज्यादा आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपका संस्कृत आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग वही सारी व्याकरण से संबंधित चीजें वही हैं। बस कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जो आपको संस्कृत में लिखना होता है, उसमें हिंदी में लिखना होता है। ओके, तो संधि किसे कहते हैं, जोड़ना या मिलाना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आ जाए तो सबसे पहले पहली लाइन में आपको संधि पूछे संधि क्या है, तो पहली लाइन में आपको यही लिखना है कि संधि का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। जहां पे जैसे, फिर लिख दो जैसे, जैसे करके लिखो, जैसे विद्या प्लस आलय, प्लस लगा देना, फिर नीचे लिख देना विद्यालय। तो ये क्या है, संधि, ठीक है, इसको मिलाना कहते हैं। अब संधि के प्रकार बताइए, तो संधि के प्रकार है 3। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है।
स्वर फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक सेकंड में आपको बता दूँ, मैंने स्वर के प्रकार बताए थे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन मैं इसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ, हास्य स्वर जो होते हैं, ध्यान देना, हास्य स्वर जो होते हैं वो एक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं जहाँ पे हास्य स्वर आता है। हास्य स्वर से संबंधित जो आते हैं वाक्य या शब्द, तो वहाँ पे एक मात्रा में प्रयुक्त होंगे, लेकिन जो दीर्घ होते हैं वो 2 मात्रा में और प्लुप्त वो 3 मात्रा में। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी फ्रेंड्स, शॉर्ट में मैंने लिखा था पॉइंट में, क्योंकि मैं तो समझ रही थी लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ, ठीक। सीधा मैं आती हूँ, संधि के स्वर कितने होते हैं, तो संधि के 3 स्वर, विसर्ग, व्यंजन, ठीक है। अब अगर आ जाए तो आप लोग तो संधि विसर्ग और स्वर तो लिख लोगे, स्वर संधि, स्वर जिससे स्वर से संबंधित, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग और व्यंजन संधि, विसर्ग करना। थोड़ा सा आप थ्योरी इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बताऊंगी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन बस इतना बताऊंगी कि ये पढ़ना है आपको, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन आया ताकि आप लिख लो, मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि आपने अभी तक अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखकर आप क्वेश्चनों को अगर याद रखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया था इसका ये है, तो आप लिख लोगे बस, ठीक है। और नहीं अगर आप लोगों को देखना है वीडियो तो कोई बात नहीं है, मैं एक ये वीडियो उनके लिए है जो शायद अगर उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए और हेल्पफुल वीडियो हो जाए मीन्स, तो उनके लिए ये वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनको डर लगता है, जो पढ़े भी हैं फिर भी उनको लगता है क्या लिखना है कैसे, तो उनके लिए टिप्स समझिए या ट्रिक समझिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ अव्ययी भाव समास। ये हिंदी में भी आता है, संस्कृत में। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। जैसे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और इसको पहचानना कैसे है, यथा मत के अनुसार, जहाँ एक ही शब्द की बात बार बार, एक ही शब्द या एक ही शब्द जो है बार बार उसकी आवृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार आए, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। तो ऐसे याद रखना, अव्ययी अव्ययी भाव, अव्ययी मतलब आ रहा ना, पहला अक्षर आ रहा ना, इसे रिलेट करके पढ़ना है। मैं आपको एक ट्रिक समझ लो बता रही हूँ। अव्ययी भाव आ जाए तो आ रहा है, आ मतलब पहला अक्षर, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला है कि पूर्व पद, प्रथम पद और पूर्व पद, दो पद हैं, तो इसमें पूर्व मतलब पहले, पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले और पहले आ रहा है आ, पूर्व मतलब पहले और पहले आ रहा है आ, जिस आ मतलब अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव से याद रखना पहले, तो पहले मतलब पूर्व पद, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वहां पे अव्ययी भाव होता है। जैसे जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति, एक शब्द मतलब जो आ है, तो आ बार बार रिपीट हो, आ बार बार रिपीट हो, वहां पे अव्ययी भाव होता है। मैंने बोला ना कि आ से रिलेट करो, आ और पा से, आ मतलब पहला, कि ये पहला, आ से मतलब पहला अक्षर आ रहा ना वर्णमाला में, तो ये आ मतलब पहला आ रहा, तो आ मतलब पहले, तो पहले मतलब पूर्व पद मतलब पहले से पहला जो अक्षर आ जाए जहाँ पे बार बार रिपीट हो वही अव्ययी भाव होता है, ठीक है। अब आते हो तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद अथवा दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान कैसे है, पहचान इसकी है फ्रेंड्स, पहचान इसकी है ने या को आ जाए, जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार, से के द्वारा, ठीक है। जैसे सुख प्राप्त, सुख से प्राप्त, के लिए मैं थोड़ा अब फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को ऐसे पढ़ना है। तत्पुरुष समास जो है यहाँ पे, ये इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे पहले, ये बुक की लैंग्वेज से थोड़ा मैं लिखती हूँ जब, तो उससे रिलेट करके लिखती हूँ, बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी है अपना ही ज्ञान छाप दूँ, तो इसलिए शायद नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज समझा रही हूँ। जिस समास में उत्तर पद अथवा दूसरा पद, उत्तर पद समझ रहे हैं और दूसरा पद, ना पूर्व पद और ना ही प्रथम पद दूसरा पद है, उत्तर पद आए तो कहीं ना कहीं बीच से रिलेट करता ना ये, तो इसको ऐसे याद रख लेना। तत्पुरुष आ जाए तो तत्पुरुष, तत्पुरुष एक जैसे लग रहा है कि एक सिर्फ पुरुष से रिलेट करता है, मीन्स पुरुष, स्त्री से नहीं पुरुष से रिलेट करता है। तो तत्पुरुष सिंपल सी एक ओपन मतलब एक साफ साफ आपको नजर आ रहा है, तत्पुरुष से पुरुष से रिलेट करता है। तो अगर ऐसे आ जाए तो वहां पे एक एग्जाम्पल याद रखना, राजकुमार, राजकुमार याद रखना, सिर्फ इतना आपको थ्योरी याद आ जाएगी अगर थोड़ा गहनता से पढ़ेंगे। तो जहाँ पे उत्तर पद और दूसरा पद दोनों, जहाँ पर उत्तर पद अथवा दूसरा पद प्रधान हो, जहाँ पर उत्तर पद बीच का मतलब होता है और उत्तर पद और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पे तत्पुरुष से का ऐसे लिख के दे दें, मतलब एग्जाम्पल डाल के बस इतना लिख देना, राजकुमार, राजा का कुमार, सुख प्राप्त, सुख से प्राप्त, ठीक है। बस वो दो एग्जाम्पल लिख देंगे, बस आपको नंबर मिल जाएंगे, बस ज़्यादा ज्ञान नहीं देना वहाँ पे, ठीक है, आपको पास होना है अच्छे नंबर से। द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद में या पूर्व पद में संख्या लिखो। अब मैं आपको बता दूं, दिगु, दिगु से रिलेट करो, दिगु मतलब दो, दिगु मतलब दो,
द्विगु मतलब 2, ऐसे याद रखो। 2, 2 तो एक संख्या है, ठीक है? तो बस इतना ही काफ़ी है। द्विगु मतलब 2, याद करो द्विगु मतलब 2, 2 संख्या है। तो जहाँ पर 2 ऐसे याद रखना, मतलब लिखने की परिभाषा, एक तरीका लिखने बताऊँगी। तो ऐसे लिखना है, जिस समास में प्रथम पद में या पूर्व पद में संख्या लिखी हो, प्रथम पद में या पूर्व पद में संख्या आ जाए, तो लिखिए मतलब है संख्या से संबंधित कोई शब्द आ जाए, संख्या लिखी का मतलब शब्द आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे पंचानन आ गया 5, पहला आ गया अक्षर पंचानन 5, चौराहा, चौराहा मतलब 4, नवग्रह मतलब 9, पंचवटी फिर वही पंच। तो मीन्स इस तरीके के शब्द आपको एग्जाम्पल में लिख देना, छोड़ देना, बस अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 100% बता रही हूँ आपको। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, मुझे याद हो रहा है तो मुझे ये अच्छा लगता है बताने में आप लोगों को, और मुझे और भी अच्छे से रिपीट होता है और मैं और भी अच्छे से याद कर पाती हूँ। तो इसलिए ये मेरा एक वीडियो बनाने का एक ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक। आती हूँ द्वंद्व समास पे। फ्रेंड्स ये है द्वंद्व समास। अब द्विगु में अगर आप 2 से याद रखेंगे तो द्वंद्व समास में आप भूलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि द्वंद्व अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, द्वंद्व समास में सिंपल सी बात है, जहाँ पे योजक चिन्ह हो, द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, समझ रहे हैं, द्वंद्व समास। फ्रेंड्स वैसे ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली बातें करना जरूरी है, ये पेपर का समय है, तो यहाँ पे शॉर्ट कह के छोड़ना नहीं है। द्वंद्व का मतलब योजक याद रखना, दोनों पद प्रधान हो, जिनके दोनों पद प्रधान हो। द्विगु में प्रथम और पूर्व पद बोला था, और इसमें दोनों पद प्रधान बोला है। तो जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है, जिसकी पहचान होते माता पिता भाई बहन चाचा चाची, याद रखो सिंपल, उसमें योजक चिन्ह बीच में लगा होता है, बस सिंपल सी बात ये है, आप लिख देना। बहुब्रीहि समास, इसमें कैसे बहुब्रीहि प्रणाम में कोई, अब तुम सोचो इतने पद में पढ़ते हैं, तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, सब में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है, उत्तर पद है, पूर्व पद है, इस तरीके से है। लेकिन ऐसा भी कोई समास है जिसमें कोई प्रधान होता ही नहीं, कोई पद प्रधान होता नहीं, तो वो है बहुब्रीहि समास। अब तो एक है रिलेट करके ये भी पढ़ना है कि कोई ऐसा भी पद है, कोई ऐसा भी समास है, सॉरी ऐसा भी समास है जिसमें कोई प्रधान नहीं होता, तो वो है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सिंपल सी भाषा है, लिख के ही छोड़ना है, बस इसमें लिखना है नीचे, जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तो अन्य मतलब, अब बहुब्रीहि से याद रखना है, बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, ब्रीहि ब्रीहि उसके बारे में, बहु मतलब बहुत सारे, इतना रिलेट कर लो। और बहुत सारी चीजें क्या आ सकती हैं, तो बहुत सारी ऐसे थोड़ा याद रखो, पढ़ोगे तभी याद रहेगा। 10 आनन, जिसके 10 हैं, नन मतलब 10 हैं, दशानन, 10 भुजा, चक्रपाणि, लंबोदर अर्थात गणेश जी। दशानन मतलब 10 सिर हों, 10 अंग हों, मीन्स सॉरी 10 भुजाएं हों, सिर हों, चक्रपाण हो, जहाँ पे बहुत सारी संख्याएं सम्मिलित हो रही एक ही साथ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, और कुछ अपना भी माइंड लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से किसी क्वेश्चन पे गहनता से मंथन करते हैं तो आपको ज़्यादा सामने वाले इंसान को बताने वाले से ज़्यादा खुद को समझ में आता है, ठीक। अब आते हो कर्मधारय। जिस समास में, कर्मधारय की बात करें, जिस समास में विशेषण या विशेष या फिर उपमा या उपमा का संबंध हो, तो उपमा उपमा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल सी, जहाँ पे विशेषण या विशेष का संबंध हो, जहाँ पे विशेषण या विशेष का संबंध हो। आप विशेषण और विशेष तो आप लोग समझते होंगे, ये तो इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ के आए होंगे कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो कर्मधारय, तो सबसे पहले कर्मधारय से आपको कुछ, वहां पे तो कर्मधारय लिखा होगा ना, थ्योरी थोड़ी लिखी होगी। तो कर्मधारय से ये समझो, कर्म मतलब कर्म, धारय मतलब किसी के द्वारा धारण करना, ऐसे रिलेट करके कर्म धारय, कर्म मतलब कर्म, धारय मतलब धारण। तो कर्म धारय समास, तो कर्म धारय से आपको ऐसे, कर्म धारय वही आ रहा है कि किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। कर्म धारय, थोड़ा ऐसे मंथन करो उस पर, तभी तो याद करोगे। कर्म धारय, तो हर शब्द को मैंने कहा तोड़ के समझो, थ्योरी तो याद कहीं से रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, कोई बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी इंसान कोई चीज समझता है ना, तो वो ऐसे ही समझता है याद करने के लिए। फिलहाल मैं बता दी कर्मधारय, जहाँ पे विशेषण या विशेष हो वहाँ पे कर्मधारय होता है, विशेषण या विशेष का संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समय समास होता है। इसकी पहचान है, सिंपल सी बता दो, विग्रह करने पर जो आए उसे कर्मधारय कहते हैं। विग्रह को समझते हैं आप लोग? विग्रह मतलब होता है कि कोई मतलब एक वाक्य लिखा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, चरण कमल, चरण कमल लिखा है, तो अब इसमें विग्रह करना है, तो कुछ चेंजिंग करो ना, कि चरण कमल है तो लिख दो कमल के समान चरण, लाल मणि, लाल हो जिस जो मणि या जिसकी मणि, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें विग्रह का मतलब होता है चेंजिंग करना, इधर उधर, सॉरी इधर उधर चीजें करना उसमें, ठीक है।
ऐड करना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, मुझे लगता है 20-25 मिनट का हो जाएगा। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो इन तक देखे जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत मेहनत से मैंने लिखा भी है और आप सभी लोगों के लिए और भी ज़्यादा कोशिश की है समझाने की। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया मतलब कोई काम किया जा रहा है, क्रिया मतलब किसी काम, कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? कारकों की संख्या होती है 6। अब कारक की संख्या भी पूछ सकता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, ये होते हैं इनकी पहचान। तो मैं बता दूं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ये के लिए, संप्रदान के लिए ये को, या अधिकरण में पर, ये सब क्या है, इसकी पहचान है। कारण की, ठीक है? कारण, तो सॉरी कारण नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कारण मुंह से निकल गया। कारक, ठीक है? कारक की मैं बात कर रही हूँ, कारक। तो क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक जो है उनकी संख्या है 6, ठीक है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अधिकरण, ठीक है? इनकी पहचान है ये सारी चीजें, ऐसे आपको लिख के नंबर डाल के लिख देना है। कर्ता, कारक, प्रथम विभक्ति। अब तो टप आ गया भाई पेपर। ये जो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये फ्रेंड जो होता है ना, इसमें संस्कृत में पहचानना हो ये डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी लगता है फ्रेंड। मैंने इसके बारे में थोड़ा लिखा है, समझने की कोशिश की। मैं सोच रही हूँ कि कुछ नहीं 17-18 नंबर आ जाए, बस काफ़ी इनफ है भाई, मुझे पास होना है, संस्कृत में बहुत टॉप नहीं करना है। तो कर्ता, कारक, प्रथम विभक्ति बताइए। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे शाह पठति आ जाए, शाह पठति, मोहना पठति। संबोधन में प्रथम विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात, पहले आपको नहीं समझ में आ रहा कर्ता कारक प्रथम विभक्ति बताइए, इसकी कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति बताइए। तो इसमें सबसे पहले लिखना है, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। सा पठत, मोहन पठति, संबोधन, ठीक है? इसका थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, लेकिन बाकी आप बुक या सुई से कहीं से देख के लिखना, अच्छे से पढ़ लेना, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। एक तो वैसे एक चीज समझ में आ रहा ना, जैसे मैंने बोला है कर्ता, कर्म, कारण, तो ये कारक के जो कारक क्या है, पहचान है। तो वहाँ पे कर्ता से समझ में आ रहा है, जो कार्य करने वाला। यहाँ पे दूसरा है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो कर्म मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जो है विशेष रूप से कर्ता जो है अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रामः गृह गच्छति, अब इसका अर्थ निकालना है कि रामः गृह गच्छति क्या है। ये आपको एग्जाम्पल देके लिखना होगा। भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि इतना भी बेहतरीन मेरी भी संस्कृत तैयार नहीं है, लेकिन मैंने इतना तैयार कर लिया है कि 17-18 नंबर तो आ सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे तैयार करिए कि 12 नंबर से तो ज़्यादा ही आ जाएँ बस, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण बता रही हूँ आप लोगों को कि सुनना है। द्वितीय विभक्ति की पहचान, वैसे आप लोगों को शायद समझ में आया, क्योंकि मैंने लिखा है और इसकी थ्योरी थोड़ा-सा लेंथी है और मतलब समझना है इसको थोड़ा अपनी गहनता से आप समझेंगे, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो आप लोगों को बता देती हूँ। द्वितीय विभक्ति की पहचान है, कहीं पर आपको यह मिल जाए कि अधि या दुह, अधि या दुह, याज या उपा या अनु या अभि या समय काल, आओ या अगर ये शब्द कहीं दिखे तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होता है। द्विकर्मक धातु 16 होती हैं। द्विकर्मक धातु जो होती हैं वो 16 होती हैं, ठीक है? तृतीय विभक्ति क्या है? तृतीय विभक्ति फ्रेंड्स आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मुझे बताने में थोड़ा मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को बता दूं। शाह साकर में समय साधर्म शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए, बस हिंट बताऊंगी, तृतीय विभक्ति की पहचान शाह साक में शाम में साधर्म शब्द ऐसे योग कहीं मिल जाए तो आपको तृतीय विभक्ति। जैसे कि जनका पत्रेण सा गच्छति, सीता गीत में शाक कटित, ते स्वामित्रे साधु क्रीड़ांति, तव गुरुड़ा सम वेदांति गिरो। समझ में आया ना? नहीं आया ना? इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि सिर्फ तृतीय विभक्ति की पहचान, सा साक में समय सधर्म शब्द अगर कहीं आ जाए तो तृतीय विभक्ति है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लें। तृतीय विभक्ति की पहचान यह है, फिर से बता दूं आप लोगों को, सा साक में साधम साधर्म विकाल लक्षण पितृते प्राकृति आल में अगर ये शब्द दिख जाए कहीं तो आप लोगों को तृतीय विभक्ति लिखना है। संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति, जहाँ पे दान कर्म के द्वारा करता जिसको संतुष्टि करना चाहता है वहां पे संप्रदान होता है, संप्रदान कारक, ठीक है? जैसे चतुर्थ विभक्ति पहचान है रोचते ना, इसमें जो संस्कृत लिखना होता है ना, मुझे बहुत ज्यादा बकवास लगता है, लेकिन क्या करूं, पढ़ना तो है। अपादान कारक प्रथम होने पर जो स्थिर हो कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा वस्त्रांत पंत पतात, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नृप ग्राम में अगच्छत मतलब राजा गांव से आता है।
तो फ्रेंड्स इतने मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और जितना छूट गया है कुछ भी अगर आपको अभी मैं और भी इस पे मंथन करूँगी क्योंकि इतना मैंने आज तैयार किया है, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस वक़्त मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को फालतू थोड़ी बता रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ रहे होंगे। और लास्ट में बताऊँगी पक्षियों के नाम 10-12 याद कर लेना पक्षियों के नाम, लेकिन इतने कहाँ लिखने हैं, 4-5 लिखने को आता है फ्रेंड्स। पक्षियों, पशुओं के नाम और आप लोगों को संस्कृत में गिनतियाँ लिखना है फ्रेंड्स। 1 से 20 31 तक तो याद होनी चाहिए संस्कृत में और संस्कृत में कुछ फल-वल इस तरीके से लिखना आ जाए तो ये सारी चीज़ें देख लेना क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में था और ये सेकंड, थर्ड में भी है प्रीवियस ईयर में तो 2-4 कहीं ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स इसके भी 2-2 3-3 नंबर मिल जाएँ तो ये कम है क्या? नहीं कम है ना। तो पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, गिनतियाँ ये संस्कृत में ये सारी चीज़ संस्कृत में लिखना है, ठीक है? हिंदी में नहीं। तो संस्कृत जब सब्जेक्ट है तो संस्कृत के बारे में बता रही हूँ तो लिख लेना है और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइएगा। अब मेरा क्या ये कंप्लीट होगा, अब मेरा सिर्फ बचा है थ्योरी पे कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हुआ है, तो वो अब मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगी। बज गया है 2 फ्रेंड्स क्योंकि अब सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है, कल छुट्टी है अभी। कल मतलब आज ही अब दिन बदल चुका है तो आज 2 तारीख है। आज पढ़ लेना है, कल पेपर देने जाना, बहुत तक शाम तक स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाए, बस भगवान से माता रानी में अच्छे से पेपर हो जाए और आप लोग भी अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। बस मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसेस दुआएँ, हमारा आपका सबका अच्छा पेपर जाए क्योंकि सबने मेहनत की है। आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें। प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ और कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें, मीन्स कोई भी सवाल है, ओके? तो पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।